हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम एंड सक्सेस 0.22 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के इतिहास को कंटिन्यू करते हैं। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का पार्ट 2 है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ स्थल पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति जो है वो जो महाराष्ट्र की जोरबे संस्कृति थी उसका ही एक भाग है, लेकिन उससे क्या है, ये श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये भाग किसकी है? जोरबे संस्कृति की। और जोरबे संस्कृति कहाँ की? महाराष्ट्र के, लेकिन उससे ये क्या है, श्रेष्ठ है। मालवा में वृषभ मूर्तियाँ, ठीक है, बैल की मूर्तियाँ जो हैं बहुत सारी मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा एच डी साकलिया और बी एस बांकड़कर मालवा कल्चर को प्रकाश में लाए। मतलब जो खोज करता है आपके मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति के, वो कौन है? बी एस बांकड़कर और एच डी साकलिया। ठीक है, इसका प्रमुख स्थल कायथा है। आपने कई बार नाम सुना होगा कायथा। ठीक है, एक ताम्रपाषाणकारी का स्थल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो 1964 में बी एस बांकड़कर के द्वारा की गई थी। कायथा जो है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? बांकड़कर के द्वारा। कब की गई है? 1964 में। चलिए अब विशेषताएं देखते हैं। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त होते हैं किस रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। इन मृदभांडों का अलंकरण की जो विधि है वो क्या? ऊपरी आरेख या चिपकावा विधि। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ से जो आपके मृदभांड प्राप्त होते हैं उनको क्या, ये पहली बात तो चिपकावा विधि या ऊपरी आरेख विधि, और इनमें जो कलर यूज किया जाता है वो काला या गुलाबी कलर यूज किया जाता है। ठीक है, इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहते हैं, और इसे क्या बोला जाता है? मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते हैं। यहाँ के जो निवासी होते हैं वो जब गृह निर्माण करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? पहली बात मिट्टी, और दूसरा बांस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा क्या था? ग्राम प्रधान था। ठीक है, तो इसका आर्थिक ढांचा क्या था? ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख जो व्यवसाय था, जो कार्य था, वो क्या था? कृषि व पशुपालन था। कृषि और पशुपालन। एच डी साकलिया के अनुसार जो इस संस्कृति की जो तिथि है वो 1100-500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, जबकि जो आपकी कार्बन डेटिंग है उस बेस पर इसकी जो तिथि है वो 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी खोज की वहाँ की क्या विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। पहला है महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी। यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं और इसकी खोजकर्ता कौन है? सुपेरकर है। हथनौरा नर्मदा घाटी में है। कहाँ? जिला सीहोर में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से मानव खोपड़ी मिली है जिसका नाम नर्मदेव शीश रखा गया है। ठीक है, नर्मदेव शीश। ठीक है, इसकी खोज एच डी साकलिया, मैक ब्राउन और अरुण सोनकिया के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर क्या है? चंबल घाटी। यहाँ से ब्लेड्स खोज की गई और इसकी खोज कौन किया था? प्रोफेसर वाकड़कर ने। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है भीमबेटका नर्मदा घाटी। कहाँ पर है ये? जिला रायसेन में। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में। ठीक है, और यहाँ से ब्लेड उपकरण व शैलाश्रय प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, भीमबेटका से। इसकी भी खोज कौन किया था? बीबी मिश्रा और प्रोफेसर वाकड़कर के द्वारा की गई। लास्ट है आपका आदमगढ़, जो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, आदमगढ़ का जो शैलाश्रय है, यहाँ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज कौन किया था? आर बी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो इनको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल ताम्रपाषाण कालीन। पहला जो आपका स्थल है वो है आपका कायथा। उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी तट पर उत्खनन से प्रकाश में आया। जो छोटी सिंधु नदी है उसका जब उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो वहाँ से ये सामने आया। यह पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी। ऐसा माना जाता है कि ये क्या है? पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती, जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब इसका जो अस्तित्व है, माना जाता है कि 2015 ईसा पूर्व से 3080 ईसा पूर्व तक वहाँ पर थी। यहाँ से तांबा की कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ियाँ मिली है। क्या क्या मिला यहाँ से? कंकड़, छेनी और कुल्हाड़ी। ठीक है, तो कंकड़, छेनी और कुल्हाड़ी यहाँ से मिले हैं। तांबा और मिट्टी की पशु की आकृतियाँ भी यहाँ से मिली हैं।
तांबे की और किसकी, मिट्टी की, ठीक है। इसकी जो है पशु आकृतियाँ मिली हैं। इसके पहले हम पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे वृषभ की काफ़ी मूर्तियाँ मिली थी। लाल मृदभांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। वहाँ पे जो लाल मृदभांड होते थे उन पर जो चित्र बनाए गए हैं वो किस तरह के हैं, काले रंग के हैं, ठीक है। कायथा वराहमिहिर की जन्मभूमि है। आपको ये भी याद रखना है कि जो कायथा है वो किसकी जन्मभूमि है, वराहमिहिर की, ठीक है। वराहमिहिर की क्या है, जन्मभूमि है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं एरण। एरण सबको पता होगा, एरण सागर में स्थित है और इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम एरिकीर्ण था। एरण का जो प्राचीन नाम वो क्या था, एरिकीर्ण था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े, जो सोना होता है उसके गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल व चित्रित मृदभांड, काले लाल व चित्रित मृदभांड है और ताम्रकाली बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। ताम्रकालीन जो बस्तियाँ थी उसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो एरण से पहली बात याद रखना है कि इसका नाम क्या था, एरिकीर्ण था, ठीक है। टाइम पीरियड 2000 से 700 ईसा पूर्व, तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल एवं चित्रित मृदभांड और ताम्रकालीन यहाँ से बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। अब देखते हैं हम नाबदा टोली। यह भी एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। महेश्वर, महेश्वर में नर्मदा नदी तट पर स्थित यह ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1660 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के घर मिले, कैसे, झोपड़ी नुमा वाले हैं जो चौकोर, गोल एवं आयताकार होते थे। चूल्हे, इसके अलावा चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साथ विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सुनियोजित नगर, ये जो नगर था वो कैसा था, सुनियोजित था, ठीक है। तो महेश्वर में नाबदा टोली है जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ से झोपड़ी नुमा घर मिला है। इसके अलावा चौकोर गोलाकार जो था, ठीक है। यहाँ से चूल्हे, परिवहन के लिए गाड़ी, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर और मसूर, गेहूँ, चना, मटर और मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साक्ष्य मिले। इसके साथ ही यहाँ पे क्या मिला है आपको, विदेशियों के प्रवास के भी साक्ष्य मिले हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अबरा। मंदसौर जिले में स्थित अबरा को ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं सामग्री मिली। जो अबरा है यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लेकर इसे गुप्त काल तक के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कीर्णित भांड का उपयोग करते थे, ठीक है। इस काल के जो लोग थे लाल, काले, सफ़ेद रंग के, ठीक है, और उत्कीर्णित जो मृदभांड थे उसका उपयोग करते थे। यह महेश्वर, नाबदा टोली, नागदा आदि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का समकालीन, ऐसा माना जाता है कि यह महेश्वर, नाबदा टोली और जो नागदा है इस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का क्या है, समकालीन है, ठीक है, उसी समय का। फिर आता है डांगवाला। गत शताब्दी के उत्खनन से प्रकाश में आई ताम्रपाषाणकालीन बस्ती जो कहाँ है, उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है डांगवाला कहाँ है तो आप क्या बताएंगे, उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर, और क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, ठीक है। अगला है नागदा। उज्जैन जिले में चंबल नदी तट पर इस ताम्रकालीन बस्ती से भी मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र मिले हैं, ठीक है। नागदा भी क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और ये कहाँ पर है, उज्जैन जिले में है, ठीक है। और यहाँ से भी मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र शस्त्र मिले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आज़ाद नगर इंदौर। जो आज़ाद नगर इंदौर में है वो मूसा खेड़ी आज़ाद नगर भी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, ठीक है। तो आज़ाद नगर भी कैसा है, एक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है। इसके अलावा आपका होशंगाबाद का खेड़ी नामा, ये 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, तो ये भी आपको याद रखना है, खेड़ी नामा भी क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है। जबलपुर 1869 ईस्वी में जबलपुर से एक कल्हाड़ी तांबा एवं टिन निर्मित है, ठीक है, कुल्हाड़ी होगा, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो ये बताता है कि जबलपुर भी क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। इसके अलावा आता है डोंगरिया, और डोंगरिया है आपका कहाँ, बालाघाट में, ये बात याद रखिएगा। 1970 में डोंगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण व 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए, ठीक है, 1970 में।
और ये डोंगरिया कहाँ है आपका, बालाघाट में, ठीक है। और ये स्थल भी क्या है, एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल। अन्य स्थलों में महेश्वर है, बेसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निवाड़, धार, जबलपुर, भिंड में स्थित 30 से अधिक ताम्रकालीन स्थल एवं बस्तियां हैं, ठीक है। चलिए अब क्षेत्र की बात करते हैं। तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, ये सांकलिया, सुपेरकर, आरबी जोशी, बीबी लाल, मेक ब्राउन, टेरा पीटरसन और खत्री व प्रोफेसर बांकड़कर के द्वारा किया गया है, ठीक है। इतने लोगों, ये क्या है आपके पुरातात्विक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया। उसी तरह सोन घाटी का सर्वेक्षण निसार अहमद के द्वारा किया गया, ठीक है। और रीवा सतना जो क्षेत्र का उत्खनन है वो GR शर्मा के द्वारा किया गया। और इसी तरह चंबल घाटी व अन्य जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल, उसका काम किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर वाकड़कर के द्वारा किया गया। तो आपने देखा चंबल घाटी और नर्मदा घाटी दोनों जगह पे प्रोफेसर वाकड़कर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो मध्य प्रदेश का इतिहास ताम्रपाषाण के बाद लौह युग से शुरू होता है, ठीक है। ताम्रपाषाण के बाद डायरेक्ट कहाँ शुरू होता है, लौह युग से। लगभग इसी समय यहाँ दक्षिण की उस महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी आता है, जिसके तहत विशाल पत्थरों से कब्रें निर्मित की गई, जिन्हें लौह सामग्री भी होती थी। उसी टाइम यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, महापाषाण संस्कृति शुरू होती है, जिसमें बड़े पत्थरों से क्या किया जाता है, कब्र बनाया जाता था, जहाँ पे लोहे के भी साक्ष्य मिलते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, धूसर रंग एवं चित्रित धूसर में भांड थे, जो उत्तर में लौह युग के प्रारंभ के संकेत भी माने जाते हैं। इसका मध्य प्रदेश में प्राय अभाव था। इसका स्टार्टिंग में क्या था, मध्य प्रदेश में अभाव था। अब बात करते हैं महापाषाण युग। महापाषाण युग का टाइम पीरियड क्या है, तो महापाषाण युग का टाइम पीरियड है 1700 से 1000 ईसा पूर्व। 1700 से 1000 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड है। दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियों को महापाषाण स्मारक कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से क्या प्राप्त है, विशाल पाषाण समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, और इससे ही विशाल ये जो समाधियाँ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेगालिथ कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोलिथ, मेगालिथ ये वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेगालिथ है। मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिले में ऐसे स्मारक उत्खनित किए गए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, सिवनी में आपका, ठीक है, सिवनी, और सिवनी के अलावा कहाँ पे मिलता है आपका, रीवा जिले में ऐसे मृदभांड देखने को मिलते हैं। फिर है वैदिक युग। वैदिक युग का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। इसमें लौह युगीन संस्कृति है। लौह युगीन संस्कृति में आप पढ़ें 1000 BC से प्रारंभ होती है लौह युगीन संस्कृति। इसमें मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर क्षेत्र में इसके साक्ष्य हैं, आपके जो आपकी लौह संस्कृति है, ठीक है। वस्तुतः ऋग वैदिक काल 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व में आर्य संस्कृति उत्तर तक सीमित थी, उत्तरी पार्ट तक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जब समय आया 1000 से 600 ईसा पूर्व, तब इस समय में उसने विंध्याचल को पार कर मध्य प्रदेश में क्या किया, कदम रखा, ठीक है। इतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करती थी। इतरेय ब्राह्मण है, यहाँ पे एक जाति का उल्लेख है जिसको निषाद जाति कहा जाता है, ठीक है। और ये जाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के जंगलों निवास करती थी। ऋग्वेद में दक्षिणापथ व रेवोत्तर शब्द आए हैं। जो ऋग्वेद है उसमें ये दो शब्द मिले, दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इतरेय ब्राह्मण संख्यान, स्रोत सूत्र एवं सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे। तत्पश्चात अत्रि, पराशर, भरद्वाज व भार्गव आदि भी आए थे, ठीक है। इसके अलावा अनुश्रुति पर आधारित इतिहास। अब यहाँ पे हम इतिहास के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो अनुश्रुति पर आधारित। अधिकांश पुराणों और कुछ हद तक महाकाव्यों से इन अनुश्रुतियों का संबंध है। अब देखिए पहला पढ़ेंगे हम कारुष वंश। अनुश्रुति अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्वत, जिसके समय विश्व व्यापक बाढ़ आई थी, ठीक है, मनु हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कारुष के नाम
पर कारुस वंश ने कारुस देश में वर्तमान बघेलखंड पर शासन किया। ठीक है, तो पहली बात अगर पूछा जाता है कारुस कौन थे तो क्या बताएंगे कि ये वैवस्वत के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, और कारुस के नाम पर ही कारुस वंश चला और जो कारुस देश था वो वर्तमान का क्या है, बघेलखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश, मनु वैवस्वत की जो पुत्री इला, इसका विवाह सोम से हुआ, चंद्र से हुआ और इनके राज्य का नाम एला राज्य रखा गया। ठीक है, जिसका आदि पुरुष सोम ही थे। इसके जो पुरुष थे वो कौन थे, जिनका पुरुरुवा भी नाम था। ठीक है, सोम को पुरुरुवा भी कहा जाता था। सोम या चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड था। तो इनका जो राज्य का था वो कहाँ तक था, बुंदेलखंड तक था। ठीक है, सोम या पुरुरुवा के पुत्र आयु और अमावसु हुए। अब ये जो सोम और पुरुरुवा थे, इनके जो पुत्र थे, एक का नाम था आयु, दूसरे का क्या था, अमावसु था। ठीक है, आगे हम चंद्रवंश और जो वंश है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक मिलते रहे। धन्यवाद।